मैं हूं मुनाज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक रोजा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से कहा कि दूसरी पार्टी के पास बहुत पैसा है, लिहाजा अपनी इक़्तिदार पर डटे रहें और इसका शिकार न हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी लोगों को लुभाने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करेगी। वो हिंदुओं को राम मंदिर पर आमादा कर रहे हैं, इसलिए होशियार रहें। उन्होंने कहा कि यह वजूद की लड़ाई है, बाहर से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हमारे नौजवान मंशियात का शिकार हो रहे हैं। एनसी सदर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी शिनाख्त बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। कोई भी मजहब बुरा नहीं है, लेकिन इस पर मुनहसर है कि आप इस पर कैसे अमल करते हैं। इंतखाबात आने वाले हैं, वो राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि इस पर कब अमल होगा। वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदू को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, आपको पता नहीं कौन सा आपको तमाशा दिखाएंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए आपको ये सोचना है कि क्या आपने अपनी बुनियादें जिंदा रखनी है या नहीं रखनी। याद है किस तरह एक मंत्री ने आपके घरों को उड़ा दिया, जहां आप 50-50, 60-60 साल से रह रहे थे, वहां से आपको बेघर कर दिया गया। मैंने खुद देखा। आज सवाल नहीं है आज हमारा वजूद रहेगा या नहीं, उसका सवाल है। आज नहीं है कि मेरी सड़क बनी या नहीं, हमारा पानी आया या नहीं। आज सवाल है वजूद का। आज देखिए हाल क्या है। जैसे मियां साहब ने आपसे कहा, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं रेत नहीं उठा सकते, सारे ठेके बाहर वालों को, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं? नौकरी में बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे बैठिए और बैठे हुए हैं, दवाइयों का शिकार हो गए और शराब भी तो अब हर गांव में पहुंच गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राम मंदिर की मुकम्मल हिमायत करने से कौन रोक रहा है, जैसा कि बीजेपी कर रही है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मायूसी में ऐसे बयान दे रहे हैं और अपने सियासी मफादात के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से निशाना साधा है बीजेपी पर और लोगों को कॉशियस किया है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे आपको बरगला सकती है और पोलराइज कर सकती है, रेडिकलाइज कर सकती है आने वाले दिनों में। देखिए, फ्रस्ट्रेशन है, ये जो उनको फोबिया हुआ है। राम मंदिर निर्माण इस देश की जरूरत थी और ये जो सब हुआ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। और आज ये लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, यही सभी को गुमराह करते हैं। आज मुस्लिम समाज भी अपने जो भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर चलने पर, लेकिन इस प्रकार के लोग जो चाहते हैं कि समाज बटा रहे, वो इसी प्रकार से बयान देंगे। और भी घटनाएं इस प्रकार की पूरे देश में हो रही हैं। ये INDI गठबंधन का एक जो घबराहट है, जिसके कारण से ये सब बयान उनके मुंह से निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको नहीं लगता कि जो देश में जो बयान आए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हो चाहे वो एक चीज कॉमन कहते हैं कि बीजेपी जो है इन्होंने अपना एक तरह से इसको प्रोग्राम बना लिया है। ये राम जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका नहीं, बल्कि एक बीजेपी का प्रोग्राम बन के रह चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानती है। आप नहीं मानते हो तो हम क्या कर सकते हैं? किसी ने, जिन लोगों को न्योता मिला, क्या वो साथ में हैं? ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई जो धर्म का ये जो संगठन है वही करेगा और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उससे खुल करके चल रही है। आप भी लीजिए, आपको किसने रोका है? तो बहुत ही अहम बात उन्होंने बोली कि इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो खुल के इसको समर्थन करती है, राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी चाहते हैं इसको सपोर्ट करना, समर्थन करना, वो भी खुल के कर सकते हैं, उनको किसने रोका नहीं है।
कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजौरी और पुंछ के हालिया वाकयात हमारे जहनों में अभी भी ताजा है, लेकिन हमें मौजूदा इंतजामिया को घेरने के बजाय खुद को बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर एनसी कमजोर है तो जम्मू कश्मीर कमजोर हो जाएगा। उमर ने कहा कि अगर हमें अपनी जमीन, अपनी नौकरियां और अपनी बिजली बचानी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की जरूरत है और ताकत गुजर बकरवाल बरादरी से आएगी। उमर ने कहा कि अगर बीजेपी 10 साल हुकूमत करने के बाद मजहब का कार्ड खेल रही है तो इसका मतलब है कि उनमें कमजोरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं किया है और कोशिश है कि वो तमाम 6 सीटें जीत लें। उन्होंने कहा कि आया राम गया राम हमेशा सियासत में रहते हैं। इंडिया अलायंस ने वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे के लिए लीडर पेश करने के बारे में कोई बात नहीं की। अगर ऐसी बहस हुई तो हम अपना जाती नुक्ते नजर पेश करेंगे। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी में को पिछले कुछ सालों में धचका लगा है। एनसी का हमेशा ये मानना रहा है कि वादी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन सूरत हाल कुछ और इलाकों जैसे राजौरी और पुंछ तक फैल गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के साथ मुनक्किद होंगे। अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है, क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे झगड़ा है नहीं। अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पर हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस से वाबस्ता जमातें एक साथ बैठती हैं, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहती और ये रुझान सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नजर आता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे ताकतवर पोजीशन में है। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सीटों का डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, जो कि इंडी अलायंस के साथ जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि 6 की 6 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं वो, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो INDI गठबंधन है पूरे देश में यही हाल है। वैसे तो साथ साथ बैठते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और ना कुछ निकलने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे जम्मू कश्मीर में कोई आधार नहीं है तो वो अपनी जगह ठीक कहते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ मिलकर के या PDP के साथ मिलकर के लड़ेंगे तो जो कश्मीर में उनका थोड़ा आधार है वो भी खत्म हो जाएगा। वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर स्थिति में जम्मू कश्मीर में रहेगी। आपको लगता है कि अभी जो ये अलायंस जो बना हुआ है पार्टियों का, ये केवल दिखावा के लिए है, अंदर से इनमें फूट है? देखिए, महाराष्ट्र में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कहीं भी इनको कोई कांग्रेस को कोई थोड़ा वो नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा। उससे साफ लगता है कि कांग्रेस खत्म होने वाली है और सभी अपने अपने स्थान पर ही लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। तो यही कहना है कि एक दूसरे के आमने सामने ये खड़ी हुई हैं, हालांकि आप साथ बैठती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर अभी तक इनमें कुछ भी डिसीजन बन नहीं पाया है और यही जो है फूट बीजेपी को फायदा दिलाएगी आने वाले इलेक्शन में। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ड्रोन बरामद कर लिया है। जम्मू के सांबा सेक्टर में ड्रोन बरामद हुआ है। बरामद होने वाला ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन है। सांबा सेक्टर में ये चीनी ड्रोन बरामद हुआ है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज शाम सांबा सेक्टर में बैल-ओ-कौमी सरहद से एक ड्रोन बरामद किया।
उसला इतला के मुताबिक इस पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने बॉर्डर के 100 मीटर अंदर से बरामद किया। बीएसएफ की जानिब से तहकीकात की जा रही है। यौम जमहूरिया से कबल सरहद पर बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी है। हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जावेद अहमद मुत्तू को 14 दिन की जुडिशियल तहवील में दिया गया है। जावेद मुत्तू को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले जावेद पुलिस की तहवील में था। A++ कैटेगरी के इस दहशतगर्द को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। राजौरी जिले में पुलिस ने अपनी बेटी की इस्मत दरी के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद बशीर चौधरी साकिना पिंगलड़ गांव खास जिला राजौरी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पुलिस पोस्ट ट्रिक में मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर की गई और इसमें यह बात सामने आई है कि 17 साल की एक नौउम्र लड़की को उसके वालिद ने इस्मत दरी और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। इसकी बुनियाद पर पुलिस ने नोटिस लिया और एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। सांबा पुलिस ने गढ़वाल रामगढ़ के अक्षय कत्ल केस को हल कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार किया। जुर्म के हथियार और इस्तेमाल शुदा गाड़ी जब्त की गई है। एसएसपी सांबा ने कहा कि पुलिस इंतहाई पेशेवराना अंदाज में तफ्तीश कर रही है। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 7 कारआमद राउंड, 1 टोका और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त अतुल चौधरी, अरुण चौधरी उर्फ बुजट, साहिल शर्मा उर्फ गलका और राजेश कुमार माही ढिलों के तौर पर की गई है। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा मिनमतोश ने कहा है कि अक्षय कत्ल केस की तफ्तीश पुलिस इंतहाई पेशेवराना अंदाज में कर रही है और कत्ल केस में मुलविस तमाम मुजरिमों और उनके मावनीन और पनागजीनों को कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। रामगढ़ के अक्षय हत्याकांड में सांबा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। उसमें 2 कंटीमेड पिस्टल्स, 1 टोका और 1 गाड़ी जो उसमें इस्तेमाल हुई थी वे भी जब्त कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ और भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है। पुलिस की छापेमारी जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शुरू कुलगाम में एक और ड्रग डीलर की संपत्ति कुर्क, बरकतुल्लाह मीर की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। गुलबर्ग में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सनशाइन पीक और अफरोड की बर्फीली पहाड़ियों का ले रहे हैं आनंद। कठुआ में नशे के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। गांव में देर रात तक लाठी लेकर देती हैं पहरा। सीआरपीएफ तैनाती की मांग। कुलगाम पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। 7 किलोग्राम कैनबिस पाउडर के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के भारत मंडपम में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसमें हिमाचल प्रदेश को श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर पुरस्कार दिया गया। हिमाचल में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 140 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का बयान, कहा आने वाले बजट में शहर की दिक्कतों को किया जाएगा दूर। देश भर में स्वच्छता रैंकिंग में शिमला के 56 से 188वें स्थान पर आने के बाद कही ये बात। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। पंडोह डैम में जा गिरा ट्रक में 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। ड्राइवर का किया गया रेस्क्यू। शिमला में नियमितीकरण की मांग को एसएमसी अध्यापकों का अल्टीमेटम। सुक्खू सरकार को चेतावनी, कहा 25 जनवरी तक नियमित करने की घोषणा नहीं की तो परिवार समेत सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक। हिमाचल कांग्रेस की हुई अहम बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का फैसला जल्द। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने विभिन्न मुद्दों पर योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए विभाग के सचिवों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में एलजी ने दिए निर्देश।
बनिहाल में पशुधन से लदा एक ट्रक NHW पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद मत्तू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने यहां की बिजली की डील की थी और आज यही बोल रहे हैं कि अवाम के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनसी लीडरान खुद तो एनसी के साथ है मगर उनके बच्चे कहीं और हैं। देखिए, जो आज बयानबाजी रटल पार प्रोजेक्ट पे हो रही है, जो कल के हुक्मरान हैं वो 20 साल पुराने हो, 30 साल पुराने हो, जिनने 40 साल यहाँ इक़्तिदार देखा, 50 साल से हुकूमत की, उनने उस वक्त ये प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी को क्यों दिए? उनके बाद जो हुकूमत है उनने एनएचपीसी से वापस क्यों नहीं लाए? बयानों से ये प्रोजेक्ट ना ही बेचे गए, ना ही बयानों से वापस लाए गए। तो आज अगर राजस्थान को ये दिया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो दिफा कैसे करेंगे? जो जालिम है वो हमारे हक के लिए जंग कैसे लड़ेगा? आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। आपने पावर प्रोजेक्ट भी बेचे और अब आप ये भी रोल अपने सर लेके आप वकालत करें कि उनको बेचा क्यों गया? बेचा तो आपने ही। ये तरार के नौजवानों को खासकर देखना है कि कैसे मुमकिन है। ये उनकी गैरत पे सवाल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तेसाल किया है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर से ही तब्दीली कहाँ से आएगी? कश्मीर के जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर संजीव मल्होत्रा ने कहा कि लोगों को पानी का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए क्योंकि कश्मीर में आबी ज़खायर रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने लोगों पर जोर दिया है कि ये एक कुदरती वसीला है जो कम मिकदार में दस्तियाब है, लिहाजा से समझदारी से इस्तेमाल करें। पानी के ज़खायर भरने के लिए बारिश और बर्फबारी की अशद जरूरत है। उन्होंने साथ कहा कि अगर खुश्क मौसम का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर ज़राअत, बागबानी और इन तमाम शोबों पर भी पड़ सकता है जिनमें पानी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी। महकमे जल शक्ति ने पहले ही इंतबाह दिया है। कश्मीर एक तवील खुश्क मौसम से दो चार है। इसके नतीजे में वादी भर में आबी ज़खायर जुज़वी तौर पर खुश्क हो रहे हैं। पेश किया है कि इस वक्त खुश्क साली काफ़ी अरसे के बाद, जैसे आप मीडिया में भी पढ़ रहे होंगे कि कोई 132 साल के बाद इतना कम पानी हुआ है या टेम्परेचर हुआ है या वॉट एवर। दिस इज़ जस्ट टू सेंसिटाइज पीपल कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है और काफ़ी कम मिकदार में हमारे पास अवेलेबल रह गया है। तो इसका जुडिशियस यूज़ कीजिए और इसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल है ये बहुत ही सालों के बाद वैली में देखा गया है। और वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरली अवेलेबल होता है। इसको हम कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते कि हम प्रोडक्शन बढ़ा। वादी कश्मीर बर्फबारी का बेचैनी से इंतजार कर रही है और वादी आजकल तकरीबन बर्फ से खाली है, लेकिन अनंतनाग में सिंथन टॉप नामी एक जगह है जहां इस खुश्क मौसम में बर्फ मिल सकती है। सिंथन टॉप अनंतनाग और किश्तवाड़ अजला की सरहद पर है। आजकल सयाह कोकनाग के इलाके में सिंथन टॉप की ऊंची पहाड़ी चोटियों पर लुत्फानंदोज होते देखे जा सकते हैं। सयाहों को बर्फ के साथ गाते और खेलते हुए अपने शानदार तजुर्बात को यादगार बनाते हुए देखा जा सकता है। कश्मीर में अभी हमने सिर्फ सोनमर्ग देखा है जहाँ हमें आइस मिली है, स्नो मिली है, बाकी तो और कहीं नहीं मिली। कल हम गए थे, कहाँ गए थे हम? रायसरन वैली, और वहाँ तो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, कोई स्नो नहीं है वहाँ पे, ना ग्रीनरी है। बट दिस इज गुड कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? आई एम एंजॉयिंग हियर अ लॉट। पहली बार कश्मीर आए हैं। कश्मीर एक जन्नत है। हम पहली बार आए, हमको लग रहा है कि ये चीज कहीं पे भी फॉरेन में भी जाए तो भी इतनी जन्नत नहीं दिखेगी। और एकदम बढ़िया है, सब मैनेजमेंट भी एकदम बढ़िया है। अभी की जो सरकार जो काम चला रही है वो भी एकदम बढ़िया से कर रही है। टूरिस्टों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है अभी फिलहाल, और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं स्नो। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर है। सीवा दिया ये खुला आसमां, आ गए हम का। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में अगरचे 3 माह कबल नया पवेलियन और इंडोर हॉल तामीर करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे, ताहम आज तक इन दोनों प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं किया गया है। स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात ने स्पोर्ट्स काउंसिल से मुतालबा किया कि मौजूदा सीजन तामीराती काम के लिए मौजू है और बिना किसी ताखीर के इन दोनों प्रोजेक्टों का तामीराती काम शुरू किया जाए। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज का कहना था कि तामीराती काम में साइट को लेकर चल रहे तनाजे की वजह से काम शुरू होने में ताखीर हुई, ताहम मसला हल होने के बाद अब बहुत जल्द तामीराती काम शुरू होगा।
उनने एक मार्क भी किया था यहाँ पे कि कहाँ पे ये पवेलियन भी बनेगा और कहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन सकता है। इंडोर हॉल एक्चुअली बनाना है इनको। एंड डीसी साहब ने जो यहाँ पे डीसी साहब पहले थे तो उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था कि अनसेफ बिल्डिंग है तो ये डिसमेंटल करके एक नया पवेलियन यहाँ पे बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न तब से कोई काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, न किसी का कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि काम करना है नहीं करना। अगर टेंडर 3 महीने पहले निकली है तो मुझे लगता है अभी तक काम होना चाहिए था। आज मेन बांदीपुर में इस साल हमने एक इंडोर हॉल जो है वो भी सैंक्शन किया है। काम उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है और उसकी जो है वहाँ पे साइट लेके कोई डिस्प्यूट था, दैट इज ऑल्सो बीन रिजॉल्व्ड और काम उसका बहुत जल्दी शुरू होगा। तो सपोर्ट्स काउंसिल के भी इंजीनियर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी काम लगा देंगे, मगर पता नहीं क्या वजह है कि अभी काम शुरू नहीं हुआ। अभी मौसम भी अच्छा है काम करने का, स्टेडियम भी खुला है, कोई गेम नहीं है, तो इस वक्त बहुत मौजूद वक्त है अगर ये काम जल्दी शुरू हो जाता है पवेलियन और इसका इंडोर हॉल का। सीओ हज कमेटी जम्मू कश्मीर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा है कि इस साल हमारे कोटा में से अब तक 8050 हज दरखास्तें ऑनलाइन मौसूल हुई हैं। इस साल का कोटा 11500 है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल इस कोटे के मुताबिक कम दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हज फॉर्म जमा कराने का आगाज 5 दिसंबर को हुआ था और फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी थी। हज दरखास्तों में कमी की वजह यह है कि लोग उम्राह पर जा रहे हैं क्योंकि ये हज से सस्ता है। हज का खर्च तकरीबन 4.5 लाख रुपए है, जबकि उम्रा 1.5 लाख रुपए में होता है। फॉर्म भरने का सिलसिला था वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 15 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट थी 15 जनवरी। तो टोटल 8050 फार्म आए हैं हज कमेटी ऑफ J&K को। तो हमारा जो कोटा रहा पिछले 12 साल से वो रहता है 11500 के करीब। जो बायलैटरल एग्रीमेंट जो साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उसके हिसाब से हमें टोटल इंडिया का कोटा 1,75,000 रहेगा। उसमें से 80% जो 1,40,000 वो थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया जाएंगे, तो बाकी जो रहेंगे वो थ्रू PTO जाएंगे, यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के करवल इलाके में 5 दिन कबल रविंद्र सिंह नामी एक शख्स ने मुबैना तौर पर दरियाए चिनाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद SLQR, SDRF और पुलिस की जानिब से लाश को ढूंढने का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। सिंह के अहल खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए ताकि लाश को निकाला जा सके और वो आखिरी रस्मात अदा कर सके।